ओके, तो अभी जो है ये क्या था कि डिस्टेंस जो है 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉक्स इन टाइम। पहले तो हम लोग टाइम फाइंड आउट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर हो गया। यू इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0 प्लस 1/2। ए की वैल्यू कितनी आ गई जो है हमने निकाला 0.5 इंटू ये कितना हो गया टी स्क्वायर। तो ये 1/2 और ये इधर गया, देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 20 और टी इज इक्वल्स टू कितना हो गया √20 सेकेंड। ठीक, तो √20 सेकेंड में अब इतने टाइम में ये ट्रक कितनी चलेगी ये क्वेश्चन था। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक इन टाइम t इक्वल्स टू 20 सेकेंड। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक इन टाइम t इक्वल्स टू √20 सेकेंड की बात करते हैं। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। पहले ही उसने बताया था कि ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो ये टाइम क्या हो गया 0 हो गया प्लस 1/2। ए की वैल्यू कितनी आ गई सीधे सीधे दिख रहा है 2 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। ये लीजिए 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 20 मीटर। ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक इन अ टाइम √20। जितने टाइम में ये बॉक्स गिरेगा या 5 मीटर की डिस्टेंस से ऐसा ओपन पीछे से फिसलते फिसलते नीचे गिरेगा, उतने टाइम में ट्रक 20 मीटर की डिस्टेंस रोड पे चल चुकी होगी। तो ये तो रहा आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग जो है थोड़ा सा वर्क पावर एनर्जी पे डिस्कस करेंगे जो, क्योंकि आपके जो है इस लेसन में वर्क पावर एनर्जी भी गिवन है। तो आइए हम लोग जो है कुछ पार्ट जो है डिस्कस करते हैं वर्क पावर एनर्जी का। तो ये जो वर्क पावर एनर्जी है ये क्या है? वैसे तो आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वर्क पावर एनर्जी क्या है, लेकिन आपको इसे जो है आपके काइनेमेटिक्स से और ये इससे हर एक चीज़ों से इसको जोड़ते हुए इसे आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो पहले हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं वर्क पावर एनर्जी में। पहले हम लोग बात करते हैं जो है कि वर्क एनर्जी थ्योरम पे। किस पे डिस्कस करते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करूं तो जैसा कि आपको काइनेमेटिक्स में इन 1 डायमेंशन में मैंने एक डायग्राम बताया होगा, बार बार कई बार ये डायग्राम आपके पास आया होगा कि दिस इज योर पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए एंड इनिशियली इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी u and finally after some time at point B its velocity become क्या v and the distance traveled by the object is s with the distance traveled by the object and it is moving with a constant acceleration a। ये जो ऑब्जेक्ट है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है और ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पर ये पोजीशन x1 है और ये पोजीशन x2 है। अगर आप a और b के बीच में देखें तो x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू डेल्टा x और उसे ही हमने क्या लिया है s। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता है, तो आप कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाना बहुत ही आसान समझेंगी। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे टाइम नहीं दिया है, अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है तो हम लोग जो है क्या यूज करेंगे, नाउ यूजिंग v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब कई सारी बातें हम लोग पहले से ही कर चुके हैं, जैसे कि क्या क्या कर चुके हैं कि हमें जो है छोटी सी एक जानकारी है कि वर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और एक जानकारी है कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है m इंटू ए। ये छोटी छोटी बातें हम लोग क्लास 9th में भी जानते हैं और वहां से पढ़ते हुए आ रहे हैं जो है। तो अगर जो ये इक्वेशन है ये अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया, जैसी सिचुएशन गिवन है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय both side by 1/2m
वी गेट, ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू 2a/s। 2 से कैंसिल हो गया और यहाँ से आप देखिए तो ये बन गया आपका 1/2m वी स्क्वायर माइनस 1/2m यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू m इंटू ए इंटू एस। अब आप ये जो देख रहे हैं m इंटू ए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि m इंटू ए इक्वल्स टू एफ, तो ये यहाँ से क्या हो जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और ये बन जाता है वर्क डन। क्या बन जाता है वर्क डन। और यहाँ से आप देखें तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर और W इज इक्वल्स टू, इसी अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बोलूं तो KF माइनस क्या आया KI आया। ओके, ऐसा जनरली हम आप इसे ऐसे कह देते हैं, बट अगर इसे बिल्कुल एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट में देखें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, हमेशा आप इसे याद रखना, ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो आप इसे नोट करें, जो है ये आपको बिल्कुल लिंक देता है। मतलब यहाँ मैंने इंटीग्रेशन यूज करके ये फार्मूला इसलिए नहीं लाया क्योंकि यहाँ मुझे आपको कनेक्ट करना है आपके द्वारा पढ़ी हुई सारी चीज़ों से। तो ये सबसे सिंपल वे है आपको कनेक्ट करने का कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ठीक है, तो इसी पे हम लोग एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो कि कई बार जो ये नीट और ये एम्स में भी आया हुआ है जो है, और जेई में भी कई बार ये पूछा गया है। तो आइए हम लोग उस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं या इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने की संभावना भी रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, बहुत ही सुपर क्वेश्चन, कई बार आपको कई बुकों में भी मिल जाएगा। तो आपने यहाँ से इस चीज़ समझ लिया कि द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल्स टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। तो आइए जो है क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं, और ये आपको हमेशा याद रखना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात करूँ मैं उस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि एक जो है ड्रॉपलेट होता है जो किसी हाइट से नीचे गिरा। बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन आपके सामने दी जाती है, और यहाँ पे मैं आपको ये फील कराऊंगा कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस का क्या मतलब है। बिल्कुल आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या होता है। ठीक है, तो आइए जो है डिस्कस करते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इट इज वेल नोन दैट raindrop falls under the influence of the downward gravitational force and the opposing resistive force. The latter is known to be proportional to the speed of the drop but is otherwise undetermined. Okay, consider a drop of mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. Okay, कह रहा है कि A, what is the work done by the gravitational force, what is the work done by the unknown resistive force। तो एक एक टर्न बाय टर्न इसको देख लेते हैं कि इसने कहा कि it is well known that the raindrop falls under the influence of a downward gravitational force and the opposing resistive force. The latter is known to be proportional to the speed of the drop। ठीक, जो एयर ड्रैग है वो उसके स्पीड के प्रोपोर्शनल है, बट इट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड। लेकिन हमें ये पता नहीं। कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट 1 किलोमीटर, इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। और इसने कहा कि जो इसका मास है, रेन ड्रॉप का जो मास है, क्वेश्चन में मास कह रहा है कि 1 ग्राम का है, और ये जब हिट करता है ग्राउंड को तो कितने से हिट किया, 50 मीटर पर सेकेंड से। ओके, इसने केवल इसमें कितना लिया, 50 मीटर
पर सेकेंड। अब कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। कई क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। इसने कहा कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला काम, ठीक। और इसके बाद जो है व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स। एंड बी पार्ट में हमें देखना है वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव या एयर ड्रैग, कौन सा रेजिस्टिव फोर्स, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, ठीक। अभी हमने जो है वर्क एनर्जी थ्योरम में देखा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द नेट फोर्स। तो आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सोल्यूशन जो कह रहा है कि यहाँ से अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो के एफ माइनस जो के आई आता है, तो इनिशियली ये जो है के एफ मतलब हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो u यहाँ पे जीरो है तो ये पोर्शन जीरो हो गया, ये हो गया 1/2 10⁻³ इंटू 50 ऑफ होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया ये जीरो, और ये हो गया 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू 2500, और यहाँ से ये जो है 2.5 डिवाइड किया 1 पॉइंट कितना आ गया 25 जूल आ गया। तो यहाँ से हमने ये देखा कि चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना आ रहा है 1.25 जूल आ रहा है जो है। लेकिन जो हमसे पूछा गया ये इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आखिरकार W ही तो क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और मैंने कहा था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो अगर ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस के इक्वल है तो इसका मतलब कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ऑल द फोर्सेस, जितने फोर्स हैं और उनके वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने फोर्स हैं उनके सभी वर्क डन के बराबर होगा। तो फिलहाल पहले हम लोग जो है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स देख लेते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू mgh होता है। mgh की वैल्यू अगर देखें तो 1 इंटू 10⁻³ उसका मास हो गया। g की वैल्यू कितनी आ गई 9.8 हो गई, और ये h 1 किलोमीटर मतलब 10 1000 10⁻³ प्लस 3 मीटर या 1000। तो इससे ये कैंसिल हो गया और ये आ जाता है कितना, अगर हम लोग इसको कितना लेते हैं 10 ले लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको क्या ले लूँ 10 ले लूँ, 10 कंसीडर करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा सीधे सीधे कितना आ गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितनी आ गई 10 जूल आ गई। तो एक तो हमें ये थोड़ा क्लिक हो रहा है कि भाई जहाँ से वो गिराया गया 1 ग्राम का जो ड्रॉप है, रेन ड्रॉप है, वो जब नीचे गिरा मतलब वहां से यहाँ तक आने में जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगी वो कितनी होगी, मतलब उसके अंदर टोटल वर्क डन या एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल की है। लेकिन अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो 1.25 आ रहा है। तो इसका मतलब कि कुछ तो भी उसके बीच में ही कोई तो भी ऐसा जो है रेजिस्टिव फोर्स है जो इसके वर्क डन को क्या कर रहा है जो है माइनस में कर देता है, तभी तो जो है ये 1.25 आ रहा है। तो हमने यहाँ से एक बात समझा कि ये जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है ये इतनी आया, और फिर हम लोग जो है अप्लाई करते हैं नाउ अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। अब बात करते हैं नाउ अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करूं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी kF माइनस ki इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ग्रेविटी और प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, वेरी इजी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, उसकी वैल्यू आई थी 1.25, बिल्कुल करेक्ट है। और ये ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, ये 10 है। और यही वो हमसे आपसे क्वेश्चन में डिमांड था कि यही पूछ रहा था कि वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू 1.25 माइनस ऑफ 10 एंड वी गेट 8.75, ठीक है, कितना माइनस के साथ माइनस 8.75 क्या जूल। तो जो रेजिस्टिव फोर्स था इसका मतलब रास्ते में ही ये क्या कर रहा था, इतना नेगेटिव कर दिया, इतना वर्क डन क्या रेजिस्टिव फोर्स ने इतना वर्क डन नेगेटिव वर्क डन किया उस पर, इसीलिए उसका जो है पॉजिटिव वर्क इतने नेगेटिव से क्या हो गया नल हो गया, और रिमेनिंग जो बचा वो कितना बचा 1.25। इसीलिए जब वो अर्थ से उस अर्थ को जब उसने हिट किया तो उसकी स्पीड कितनी रही, सिर्फ 50। और वैसे आप देखें तो v इक्वल्स टू कितना होगा, रूट के अंदर 2g
H2 इंटू जी की वैल्यू अगर 10 ले लें, H की वैल्यू कितनी 1000, तो 10 टू द पावर वैसे ही क्या हो जाता है 4 हो जाता है। तो 10 टू द पावर 4 मतलब 10 टू पावर 2 और √2 वैल्यू 1.414, तो इसका मतलब कि कितना हो जाएगा 1.41 मतलब 141.4 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसने कितना दिया 50, इसका मतलब कि कोई तो भी रजिस्टिव फोर्स था, वो रजिस्टिव फोर्स कौन था, एयर ड्रैग था। तो आगे आपका आंसर मतलब वर्क डन बाय रजिस्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू -8.75 जूल। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, नोट डाउन कीजिए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा, अब आपने देख लिया कि पहले तो आपने ये देखा कि वर्क डन बाय फोर्स जो होता है, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ये यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि वर्क क्या है, व्हाट इज वर्क। अब डिस्कस करते हैं हम लोग जो है वर्क पे। तो वर्क क्या है, व्हाट इज वर्क। वेरी सिंपल, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था उसी के थोड़ा सा हम लोग जो है मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि वर्क क्या है। मान लीजिए कि कोई एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक, और हम लोगों ने इस पे फोर्स जो अप्लाई किया, F फोर्स अप्लाई किया जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है जो है। ओके, तो ये इस प्रकार से ये सिचुएशन है हमारे सामने। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो आइए जो है इस फोर्स के दो कंपोनेंट देख लेते हैं। एक कंपोनेंट हो जाएगा F cos थीटा, एक कंपोनेंट हो गया F cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा F sin थीटा। बट इसका जो मूवमेंट है वो किधर हुआ, वन डायमेंशन में हुआ, एक ही डायमेंशन में हुआ, और ये जो है डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी हो गई, d हो गई। तो आपने यहाँ से पाया कि इसने जो है वन डायमेंशनल मोशन किया। तो अगर हम लोग इसकी कंडीशन देखें तो ये वन डायमेंशनल मोशन करते करते कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ से जब हम लोगों ने इसका पूरा मेजरमेंट किया तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया d, और डिस्प्लेसमेंट d और फोर्स इस पे क्या F which is makes an angle theta with the horizontal। तो वर्क इज इक्वल्स टू, बिल्कुल सिंपल, फोर्स मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, हमने यहाँ पे फोर्स के कंपोनेंट निकाल लिए। तो क्या ले रहे हैं जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स F cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है d प्लस F sin थीटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, उसके डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ओके, तो ये हो गया 0। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू FD cos थीटा। और अभी अभी हम लोगों ने इसके पहले एक लेसन पढ़ा जिसका नाम था वेक्टर, ठीक। तो वेक्टर के अकॉर्डिंग वर्क डन W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F डॉट D।
ये डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है। इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है? इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज जूल एंड डायमेंशन ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2, ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2, ये इसका यूनिट है, जूल इसकी यूनिट है और डायमेंशन ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2 है। तो यहाँ से आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया कि ये वर्क होता है। अब यहाँ एक बात और समझने वाली है कि यहाँ पर जो वर्क है, ये वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है? इस कॉस थीटा पर भी, मतलब फोर्स पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, बट इसके साथ साथ ये कॉस थीटा पर भी डिपेंड करता है। ठीक, मतलब कि थीटा पे डिपेंड करता है। तो किस एंगल पे वो फोर्स लगाया जा रहा है उस पर भी मैटर करता है कि वर्क क्या होगा, मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, क्या होगा। तो आइए जो है हम लोग देख लेते हैं कि इफ वी अप्लाई अ फोर्स हॉरिजॉन्टली, कैसे अप्लाई करते हैं? ऐसा हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करते हैं। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, क्या? इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, केस ले लेते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, देयरफॉर उस समय वर्क डन क्या हो जाएगा? मैक्सिमा हो जाएगा। ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0, 0 की वैल्यू 1 हो गई और ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया वर्क डन। और अगर इसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करें कि ये जो है इफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या 180 डिग्री, पहले तो क्या लेते हैं 180 डिग्री, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उस केस में जो वर्क डन आएगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1, देयरफॉर माइनस एफ इंटू डी। ठीक है, ऐसे भी केस हैं जहाँ पे फोर्स तो लगता है बट उसका वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव, जैसे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। आप एग्जांपल के तौर पे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव। ठीक है, आगे मैं आपको इसी के बाद करके सॉल्व करके दिखाऊंगा। एंड इसके बाद वाला जो केस है कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर मैं 90 की बात करूं तो वर्क डन क्या हो जाता है? सीधे 0, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90, कॉस 90 को आप देखें, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई और ये वर्क डन क्या हो गया? 0 हो गया। फॉर एग्जांपल कुली वर्क डन बाय कुली, और वो कैसे? कि जब कुली अपने सर पे वेट रखता है तो mg एक्टिंग डाउनवर्ड, बट या वो जो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो उसका वो भी तो उसके ऊपर उतना ही mg के इक्वल अपवर्ड फोर्स लगाता है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसे? इस तरीके से, कुछ ऐसी सिचुएशन। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये फोर्स वेक्टर। या अगर आप फोर्स नीचे लेते हो वर्क डन बाय ग्रेविटी, तब भी वहां पे नेगेटिव है उस बॉक्स का जो वर्क डन है, जो इतने डिस्टेंस पे ले जाके रखी गई। या वर्क डन बाय द कुली ने कितना वर्क डन किया? 0। वो कैसे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर और उसने फोर्स किधर लगाया? अपवर्ड, उस वेट पे अपवर्ड, तभी तो वहां पे हैंग है। तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री। तो ये जो है वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से आपने जो है कई सारी सिचुएशन देख ली और ये सब समझ लिया। अभी हम लोग जो है थोड़ी सी छोटी सी बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो ये भी आप क्लास 9 में पढ़ के आते हैं जो है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। फिर भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी वही आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर मैं वहाँ पर आपको एक सिचुएशन दूं, कंडीशन दूं कि जो ये काइनेटिक एनर्जी है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से रेस्ट से स्टार्ट होती है, ऑब्जेक्ट ए से वो जो है u इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होती है और वो b पर जाते जाते उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v हो जाती है। तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम W इक्वल्स टू क्या था? हाफ mv² माइनस हाफ m। आपने अभी पहला ही आपने जो है वर्क ये जब वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट किया आपने तो पहला ही जो है डेरिवेशन यही आपने प्रूव किया।
अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि हाफ एम वी स्क्वायर तो है, उसके बाद भी ऑब्जेक्ट आगे जाता है लेकिन अपना ऑब्जर्वेशन बिटवीन ए टू बी ही होता है। तो हमने ये पाया कि ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। फिर हमने ये देखा कि जितनी हमने इसमें वेलोसिटी दी थी वो वेलोसिटी क्या थी, v थी। अच्छा, एक तो ये है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और ये यहाँ तक आते आते क्या हो गया, v हो गया, तब भी ये होगा। और दूसरी बात, थोड़ा सा इसका एक रिवर्स पॉइंट ये भी है कि अगर आप इमेजिन करो कि हमने इसे कितने से v वेलोसिटी से थ्रो किया और कुछ तो भी रेजिस्टिव फोर्स से जो लगते लगते यहाँ पर क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो भी उस केस में क्या हो जाएगा जो है कि ये यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, बट माइनस हाफ एम यू स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर u, तो ये u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मतलब u इक्वल्स टू v है, तो हाफ एम माइनस साइन यहाँ ये बताता है कि फ्रिक्शन ने वर्क डन बाय जो है फ्रिक्शन कितना होगा, उतना ही जितना कि हमने उसको दिया था। तो यहाँ से जो है यही हमारा जो वर्क डन है यही क्या बन जाता है, काइनेटिक एनर्जी। तो हमने कहा कि जो हमने काइनेटिक एनर्जी दिया था वही उतना ही सेम वर्क डन जो है फ्रिक्शन ने किया, तो इसी को हमने जो है क्या, काइनेटिक एनर्जी का भी नाम दिया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऐसी सिचुएशन, और जो मैंने दूसरा बताया कि v वेलोसिटी से थ्रो किया अब आगे जाके रुक गया, तो जो माइनस आएगा वो ये रिप्रेजेंट करता है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, कितना आया, उतना ही जितना कि हमने उसको काइनेटिक एनर्जी दिया था। तो यहाँ से आपने काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर देख लिया। अब जरा सा काइनेटिक एनर्जी की बात थोड़ा ढंग से करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, तो इट इज ऑल्सो ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो गया, हाफ एम, और ये v इंटू वी, अगर इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखा जाए तो v डॉट वी, तो आपने देखा कि ये भी डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है, इसीलिए क्या होता है, ये स्केलर होता है। और किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट लेने से क्या आता है, उस वेक्टर का स्क्वायर आता है, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। Its unit is also joule and its dimension also ml square t power minus 2। फटाफट इसे नोट डाउन कीजिए आप लोग। ओके, अब हम लोग जो है डिस्कस करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन पे। छोटा सा क्वेश्चन ये है कि इसमें क्वेश्चन ये कहता है कि इन बैलिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन police officer fires a bullet of mass 50 gram with a speed of 200 meter per second on soft plywood of thickness 2 centimeter. The bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? बुलेट की इमरजेंट स्पीड क्या होगी? ओके, तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे कहता है कि एक जो है वुडन प्लैंक है जिसके ऊपर एक पुलिस ऑफिसर ने फायर किया। उसने उसकी थिकनेस दे रखी है कि इसकी जो है थिकनेस कितनी है, ठीक है, ये इस तरह से, मतलब ठीक है, ऐसा है। अब यहां से एक बुलेट आता है, एक बुलेट फायर किया गया और बुलेट यहाँ से टकराया और टकरा करके यहाँ से होल बनाते हुए जितनी भी इसकी मोटाई है यहाँ से क्या होता है, वो एग्जिट हो जाता है, निकल जाता है बाहर, ठीक है, मतलब यहाँ से वो एग्जिट आउट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि इसका मास जो है 50 ग्राम है, मास इज
50 ग्राम और विद अ स्पीड ऑफ